नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं डिकोड एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 क्रैश कोर्स के इंडियन ज्योग्राफी में। यह तीसरी कक्षा होगी और हम लोग बात करेंगे भारतीय पठारों के बारे में या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि क्यों, क्या और कैसे। आज की जो कक्षा हमारी होगी उससे जुड़े हुए ये तीन सवाल, क्लास से जुड़े हुए ये तीन सवाल हम लोग पहले ही डिस्कस कर लें। क्यों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे तो सब हम लोग जान रहे हैं कि इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा जवाब मिल गया। क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। दूसरा, इसकी संरचना क्या होगी, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे इसके विस्तार के बारे में। और चौथा इसकी विभाजन के बारे में और विशेषताओं के बारे में। इतने बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब तीसरा प्रश्न हमारा आता है कि कैसे पढ़ेंगे। तो क्लास को दो पार्ट में हम लोग जैसे कि पहले चर्चा करेंगे, पहले हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना यूनिक चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ पुनरावृत्ति भी होगी। इससे पहले कि क्लास शुरू करें, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डिकोड एग्जाम आपके लिए, आपके सहयोग के लिए सदैव से तत्पर रहा है, समर्पित चैनल है। और आपका इस लॉकडाउन में समय खराब ना हो, इसके लिए डिकोड एग्जाम ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू किया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें कुल 25 टेस्ट हैं। एक बड़ी टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। और चूंकि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो आपका जो समय है उसका सदुपयोग होगा। अब ज्वाइन करने के लिए दूसरी बात आती है कि इसकी गुणवत्ता क्या होगी। तो गुणवत्ता आप खुद चेक कर लें। पीडीएफ को आप, डेमो पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। इसकी गुणवत्ता आप खुद चेक करें। गुणवत्ता चेक करने के बाद जब आप संतुष्ट हो गए तो फिर कैसे ज्वाइन करें, यह प्रश्न आता है। इसका जवाब यह है कि आप ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके इस नंबर पर हमें मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप करेंगे और आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़े रहेंगे। ठीक, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात हम लोग किए थे। तो पठार के बारे में हमें यह जानना चाहिए कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार का भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। देखिए कि जब प्राकृतिक विभाजन के बारे में हम लोग जान रहे थे, इसकी पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा, पहली कक्षा में हम लोग समझे थे कि यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट जब टकराती है, इस टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऐसे अर्धचंद्राकार हिमालय का विस्तार होता है। बीच में ये जो खाली जगह बचती है, इस खाली जगह को नदियों के निक्षेप ने पाटा। ये क्या हो गया, उत्तर का हिमालय, और ये मैदानी भाग हो गया, उत्तर का मैदानी भाग। लेकिन जो प्रायद्वीपीय खंड है, ये प्रायद्वीपीय खंड यहाँ से लेकर के इस तरीके से जो विस्तृत है, यह प्रायद्वीपीय खंड भारत का सबसे प्राचीन, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है और ये स्थिर रहा। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेबल लैंड की। इसमें एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, वो ये कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई पर उठता हुआ। पहले पठार और पर्वत या पहाड़ी के बारे में हम लोग जान लें। तो पहाड़ियों में इस तरीके से ये संबद्धता दिखती है या इस तरीके से पिक दिखता है। लेकिन जो पठार है उसको फ्लैट टेबल लैंड भी कहते हैं। टेबल की क्या परिभाषा हुई कि ये ऊंचा तो होता है, लेकिन ये क्या करता है, ऊपर फ्लैट होता है, ये एक छत की तरह या सपाट होता है और थोड़ी सी ऊंचाई लिए हुए सपाट होता है। तो इस आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार
इसका आकार क्या है, तो तिकोना है। तिकोने आकार का भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। तीन चीजें निकल करके है कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचा, आकार तिकोना है और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। अब बात कर लेते हैं संरचना की। तो चूंकि जैसे ही यह बात आती है कि यह प्राचीनतम भूखंड है, तो किसकी अपेक्षा प्राचीनतम भूखंड है, तो संरचना के आधार पर हिमालय और ये गंगा के मैदान को हम लोग छोड़ दें, गंगा उत्तर के मैदान को हम लोग छोड़ दें, तो इनसे ज़्यादा पुराना है। अब ज़्यादा पुराना है तो इनकी शैलों को, ये जानकारी हमको कैसे मिली, तो जानकारी मिली कि आर्कियन काल के चट्टानों से, आर्कियन काल की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं और इनसे निर्मित यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। संरचना के बारे में हम लोग जान लिए, इसके आकार के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका विस्तार क्या है। तो 16 लाख वर्ग किमी में विस्तृत इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। इसकी एवरेज ऊंचाई जब हम देखेंगे, एवरेज एक शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं एवरेज, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और अरावली के विस्तार से लेकर के यहाँ मेघालय पठार तक की हम लोग बात करेंगे पूरब में, तो इसकी एवरेज ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर है। यहाँ तक हम लोग अब समझ रहे हैं। तो अब इसकी सीमाओं के बारे में जान लें कि इसकी सीमा का विस्तार क्या है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि इसका आकार तिकोना है, प्राचीनतम भूखंड है, 16 लाख वर्ग मील में यह विस्तृत है, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब सीमा विस्तार की हम लोग बात कर लें तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की हम लोग बात करेंगे तो वस्तुतः अरावली पर्वत श्रृंखला तक इसका विस्तार है। उत्तर पश्चिम में, जब उत्तर पश्चिम की हम लोग बात करते हैं ऐसे, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक यानी अरावली के विस्तार तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर में मैकाल श्रेणी और इस तरीके से मैकाल पर्वत श्रृंखला, पूर्वोत्तर में राजमहल, हजारीबाग, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पूरब में पूर्वी घाट। इस तरीके से, हालांकि पूर्वी घाट हमारा थोड़ा सा कटा फटा है, तो पूर्वी घाट, पश्चिम में सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, और दक्षिण में इलायची और कार्डामम पहाड़ियाँ, और इलायची कार्डामम पहाड़ियों की ओर नीचे नागरकोयल की पहाड़ियाँ हमें मिलती है। ये इसका सीमा विस्तार हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने ये समझा कि यह नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचा उठता हुआ है, आर्कियन काल के चट्टानों से निर्मित है, इसका आकार तिकोना है और यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पूर्व की जब हम बात करेंगे तो शिलांग तथा कार्बी एंगलांग भी इसी भूभाग का हिस्सा है, जो किससे अलग होता है, जो मालदा गैप से अलग होता है। अब इसके विभाजन की हम लोग बात कर लें, वहां तक हम लोग समझ लिए, तो इसके विभाजन की बात करेंगे तो विभाजन इसका उच्चावच लक्षणों के आधार पर 3 भागों में किया गया है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार और तीसरा उत्तर पूर्वी पठार यानी मेघालय पठार। अब इन विभाजन में भी वर्गीकरण किया गया है हम लोगों को समझने के लिए। वर्गीकरण क्या है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली श्रृंखला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। मध्य उच्चवर्ती भूमि, ये जो मध्य उच्चवर्ती भूमि है, इसमें अरावली से लेकर के, अरावली विस्तार से लेकर के छोटा नागपुर तक यह विस्तृत है। और दक्कन के पठार की जब हम बात करेंगे, दक्कन की बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के बाद महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा की उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और शुरू करेंगे हम लोग विंध्याचल के ठीक नीचे से सतपुड़ा रेंज से, महाराष्ट्र का पठार, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन के बाद हम लोग बात करेंगे यहीं उड़ीसा की उच्च भूमि के बारे में, फिर यहीं छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर तेलंगाना के पठार की बात करेंगे, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और इसके बाद तीसरा विभाजन इसका है उत्तर पूर्वी पठार यानी मेघालय पठार का। ये इसका तीसरा भाग। तो अब क्रम से एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके इन चीजों को हम लोग देखेंगे कि
मध्यवर्ती उच्च भूमि में सबसे पहले अरावली रेंज को हम लोग देखेंगे। तो अरावली रेंज का जो विस्तार है, अरावली रेंज को हम लोग मैप में छोटे में समझेंगे कि जैसा कि यह इसका उत्तर पश्चिमी भाग है, ये अरावली रेंज। अरावली रेंज की विशेषता क्या है? तो यह पूरा कैम्ब्रियन युग के शैल क्वार्टर्स, नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित यह श्रेणी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो पालनपुर से राजस्थान और दिल्ली तक विस्तृत है। और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर लंबी है। 3 से 4 चीजें निकल करके इसमें आती है इसकी पहली लाइन में कि यह पूरा कैम्ब्रियन युग की है। इसमें कौन कौन से शैल पाए जाते हैं? तो यानी पत्थर, क्वार्टजाइट, नीस और शिष्ट शैल पाए जाते हैं। और पालनपुर से राजस्थान, दिल्ली तक यह विस्तृत है और 800 किमी यह लंबी है। यहां से लेकर के यहां तक हम लोग बात करेंगे तो यह 800 किमी लंबी है। ठीक। दूसरा क्या है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में इसे किन किन नामों से जानते हैं? जरगा पहाड़ियां टोटगढ़ के समीप, मारवाड़ की पहाड़ियां और अलवर के पास हर्षनाथ तथा उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ जब हम उत्तर की बात करेंगे तो यह दिल्ली रिज के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इसके ये विभिन्न नाम हैं। आगे हम लोग चलेंगे। आबू की पहाड़ियों में स्थित गुरु शिखर इस श्रेणी का, यहाँ जो गुरु शिखर है आबू की पहाड़ियों में, इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। और आबू की पहाड़ियों में जो गुरु शिखर है यह कैसे अलग होता है? गोरान घाट दर्रा गुरु शिखर को आबू से अलग करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, और यह किससे अलग होता है? गोरान घाट दर्रा से अलग होता है। इसके पश्चिम की ओर से माही नदी व लूनी नदी बहती है तथा पूर्व की ओर बनास नदी है। बनास नदी, एक प्रश्न मेरा यह है आपसे कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास बेसिन हम लोग पढ़ेंगे आगे, नदियों के अपवाह तंत्र में बनास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें चंबल बेसिन, बनास का मैदान, माही का मैदान या 56 मैदान सम्मिलित है। किसमें? अरावली रेंज में। अरावली रेंज की हम बात कर रहे हैं, अरावली के पठार की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से? चंबल बेसिन, बनास का मैदान, माही का मैदान और 56 का मैदान सम्मिलित है। महान सीमा जीबीएफ अरावली श्रेणी को विंध्य पर्वत श्रृंखला से अलग करती है। जीबीएफ किससे अलग करती है? इसको विंध्य पर्वत श्रृंखला से अरावली श्रेणी को अलग करती है। ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मालवा का पठार, मालवा का पठार लोकेशन हम लोग देख लें मैप में। मालवा के पठार की यह लोकेशन है, ये है मालवा का पठार। और क्या है मालवा के पठार की लोकेशन? क्या है कि उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य, इसके उत्तर में अरावली और दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत श्रृंखला, और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार। और यह निर्मित किससे है? तो मध्यवर्ती यह जो भाग है मालवा का पठार, यह लावा से निर्मित है। ज्वालामुखी उद्गार जब हुआ था तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा का विस्तार हुआ, उस लावा के विस्तार से यह बना है। लावा से इसका निर्माण हुआ तो जाहिर सी बात है कि यह मिट्टी काली होगी, यहाँ की मिट्टी काली होगी। ठीक। और यह काली मिट्टी का क्या है? समप्राय मैदान है। तो एक तो इसकी लोकेशन हमने समझ लिया, दूसरा इसका निर्माण कैसे हुआ हमने वो समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका अपवाह तंत्र 2 दिशा, इसका जो अपवाह तंत्र है वो 2 दिशा, यानी कि एक अरब सागर में और दूसरा क्या है? दूसरा बंगाल की खाड़ी। या अरब सागर में कौन कौन सी नदियां आती है? नर्मदा, तापी और माही नदियां। यहां हम लोग ये नर्मदा रिफ्ट वैली देख रहे हैं, ये नर्मदा रिफ्ट वैली है। तो नर्मदा, तापी और माही, और बंगाल की खाड़ी में चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो यहां से एक पर्वत यह है जिसका कि अपवाह तंत्र 2 दिशाओं में, पर्वत नहीं इसको पठार हम लोग कहेंगे, इसका अपवाह तंत्र जो है 2 दिशाओं में है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर की ओर नर्मदा, तापी, माही, बंगाल की खाड़ी की ओर चंबल, सिंध और बेतवा और केन है। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां इसके प्रमुख हैं और यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है, क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली यहीं से गुजरती है। नर्मदा रिफ्ट वैली का निर्माण इसी में हुआ है, इसलिए यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है। अब तीसरी बात हम लोग करेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड पठार यह है, बुंदेलखंड पठार की लोकेशन हम लोग समझ रहे हैं। अब बुंदेलखंड पठार के बारे में बात करेंगे तो इसका विस्तार उत्तर में यमुना नदी, उत्तर की हम लोग बात करेंगे यहाँ यमुना नदी,
दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है ऐसे, उत्तर पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण में, दक्षिण पूर्व की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो पन्ना अजयगढ़ श्रेणी, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिले तक इसका विस्तार है। किसका? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड पठार का। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विंध्याचल बघेलखंड की हम लोग बात करेंगे। तो क्या है कि विंध्याचल बघेलखंड के पठार में मध्य प्रदेश के सतना रीवा के पठार तथा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर का पठार शामिल है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है विंध्याचल बघेलखंड की। अब बात हम लोग कर लेंगे छोटा नागपुर के बारे में। छोटा नागपुर के पठार की बात करेंगे। छोटा नागपुर का पठार काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ विंध्याचल बघेलखंड के पठार की बात हम लोग ये कर रहे हैं, विंध्याचल बघेलखंड, छोटा नागपुर। इस क्षेत्र का विस्तार बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तक है। इसका जो विस्तार है यहाँ आंध्र प्रदेश तक, पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश और के पूर्वोत्तर भाग तक, यानी कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तक किसका विस्तार है? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। यह आर्कियन युग के, अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात कर लें कि कौन कौन सी शैलें हैं। तो यह आर्कियन युग के ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित है, जिसमें कहीं कहीं गोंडवाना काल के धारवाड़ यानी अभ्रकशिष्ट और दमुदा अनुक्रमों तथा क्रिटेशस काल के लावा प्रवाह भी मिलते हैं। यानी धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें यहाँ मिलती हैं, और क्रिटेशस काल में जो लावा का उद्गार हुआ था उसका प्रवाह भी मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है। यह जो पठार है छोटा नागपुर का खनिज पदार्थों में धनी है, और महानदी सोन, स्वर्ण रेखा और दामोदर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार के नदियों के बारे में यदि बात की जाए, पूछा जाए, तो महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा और दामोदर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस पठार में ढाल जो है तीव्र स्कापों में पाए जाते हैं। यहाँ ढाल तीव्र स्कापों में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे अग्रगंभीर पठार भी कहा जाता है। ढाल यदि खड़ी होगी तो इसे अग्रगंभीर पठार कहा जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग छोटा नागपुर के पठार की विशेषता के बारे में हम लोग जाने। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है। एक भाग हमने देख लिया मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में, अब हम लोग दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे दक्कन के पठार के बारे में, डेक्कन प्लेटो के बारे में। डेक्कन प्लेटो में जैसा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी शामिल है, तो डेक्कन प्लेटो के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दंडकारण्य प्लेटो, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक प्लेटो, सतपुड़ा श्रेणी और महाराष्ट्र का पठार, ये सब शामिल था। तो अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ियों से घिरा 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र का यह त्रिभुजाकार भूभाग दक्कन का पठार कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसका आकार त्रिभुजाकार है, 7 लाख वर्ग मील का इसका विस्तार है, 7 लाख वर्ग मील का इसका विस्तार हो गया। और इसकी चौहद्दी क्या हो गई? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ियों से यह घिरा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 500 मीटर से 1000 मीटर है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में यह विस्तृत है। यह इसका विस्तार है। किसका? दक्कन के पठार का। अब इस पठार का जो आधार है वह प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है, और इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्ट्ज शैलें पाई जाती हैं। जब यह पठार सबसे प्राचीन है, इस पठार का आधार प्राचीन रवेदार शैल है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का भाग है, तो उस समय चूंकि जैविक काल शुरू नहीं हुआ था, जीवकल्प शुरू नहीं हुआ था, तो यहाँ जीवाश्म का अभाव निश्चित रूप से रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका आकार त्रिभुजाकार है। और यह पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, यानी पूरब में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और
उत्तर की हम लोग बात करेंगे, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ इसका आधार प्राचीन रवेदार शैल है, और इसमें शैल कौन कौन से संरचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग बात करेंगे तो ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्ट शैलें इसमें पाई जाती हैं। ये हो गया एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों के दक्कन के पठार के बारे में। अब दक्कन के पठार का विभाजन हम लोग देखेंगे, दक्कन के पठार के विभाजन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है सतपुड़ा श्रेणी की। देखिए, सतपुड़ा श्रेणी और सतपुड़ा पहाड़ हम लोगों को यह समझना होगा, क्योंकि यहां हम लोगों ने बात किया था कि सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है, और यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी। तो अब जैसे ही हम लोग सतपुड़ा श्रेणी की बात करेंगे, अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। यानी कि ये जो नर्मदा रिफ्ट वैली है, इस नर्मदा के बाद, नर्मदा रिफ्ट वैली के बाद जो यहाँ खड़ा पहाड़ है, ये जो रेंज है, और इसके बाद यह ताप्ती नदियां हैं, यानी कि एक तरफ से नर्मदा बह रही है और दूसरी तरफ से ताप्ती नदी बह रही है। यह सतपुड़ा रेंज है, इसका सतपुड़ा रेंज हो गया। तो सतपुड़ा रेंज की यह लोकेशन हम लोग समझ लिए कि नर्मदा और ताप्ती नदियों से यह घिरा हुआ है। और इसके विस्तार की बात हम लोग करेंगे तो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में सतपुड़ा। अब देखिए, यहाँ सतपुड़ा श्रेणी की बात आती है, बात हम लोग किए कि ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, और इसके उत्तर पूर्व में जब हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा और उत्तर पूर्व में हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि सतपुड़ा महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक फैली हुई है। ठीक, किसके रूप में? इसका विस्तार जो है पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में सतपुड़ा महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में यह छोटा नागपुर तक फैली हुई है। राजमहल की पहाड़ी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। जो राजमहल की पहाड़ी यहाँ हम लोग देखते हैं बिहार में, राजमहल की पहाड़ी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। किसकी? सतपुड़ा श्रेणी की। इसकी औसत ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और इस श्रेणी की यानी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी में महादेव पहाड़ी पर स्थित धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर ऊंची सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। पहली सर्वोच्च चोटी इसकी धूपगढ़ हो गई, दूसरी चोटी कौन सी हो गई? अमरकंटक की 1066 मीटर। और यदि धूपगढ़ की चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है तो अमरकंटक की चोटी क्या है? मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी में ही यदि बात की जाए कि मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी तो अमरकंटक होगी, और इसी के समीप से दो नदियों का उद्गम होता है, एक नर्मदा का, दूसरा सोन का। नर्मदा नदी आकर के कहाँ मिलती है? अरब सागर में। और सोन नदी किस में मिलती है? सोन नदी का अपवाह किधर होता है? बंगाल की खाड़ी में, या गंगा में आकर के मिलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नर्मदा इसके उत्तरी ढाल तथा बेनगंगा, वर्धा, ताप्ती नदियां दक्षिणी घाटों पर बहती हैं। अब यहां हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा जो है ये इस तरीके से, और यहां पर स्थित सतपुड़ा रेंज, तो इसके उत्तरी ढाल से नर्मदा और इसके दक्षिणी ढाल से ताप्ती, बेनगंगा, वर्धा और इसके दक्षिणी ढाल पर बहती हैं। यहां तक हम लोग अब समझ लिए सतपुड़ा श्रेणी को। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्रम हमारा है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार की लोकेशन, ये महाराष्ट्र के पठार की लोकेशन है। इसका विस्तार कोंकण तट तथा सह्याद्री को छोड़ करके संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में है, और इसके अधिकांश भाग दक्कन ट्रैप से विकसित हैं। दक्कन ट्रैप का मतलब क्या हुआ? जो लावा का प्रवाह था, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा का प्रवाह था, उससे इसका अधिकांश भाग विकसित है। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? अजंता की पहाड़ी, गोदावरी घाट, अहमदनगर, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन तथा महादेव उच्च भूमि हैं। इस तरीके से इस महाराष्ट्र के पठार का विस्तार है। इसी के अंतर्गत हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां अवस्थित हैं। किसके अंतर्गत?
महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां स्थित हैं। अब हम लोग बात करेंगे महानदी बेसिन की। महानदी बेसिन में इसका जो संरचना है तो आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीच शैलों के ऊपर कुड़प्पा और सादी शैलों से निर्मित इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान इसको हम लोग कहेंगे महानदी बेसिन को। और यह महानदी तथा इसकी सहायक शिवनाथ हसदो मांड नदियों से अपवाहित है। क्या अपवाहित है? महानदी बेसिन, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं? महानदी के अतिरिक्त महानदी की जो सहायक नदियां शिवनाथ हसदो मांड आदि नदियां यहाँ पर बहती हैं। और इसकी सीमा उत्तर में लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छोरी पहाड़ियों तथा रायगढ़ पहाड़ियों, पश्चिमी सीमा पर इसके मैकाल श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा राजहरा पहाड़ियों से निर्धारित होती है। एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि इसके उत्तर में, छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तर में यदि हम लोग उत्तर की बात करें तो उत्तर में लोरमी, पेंड्रा, छोरी पहाड़ियाँ और रायगढ़ की पहाड़ियाँ, पश्चिमी सीमा पर इसके मैकाल श्रेणी पूरा, और दक्षिणी सीमा की यदि हम लोग इसके बात करेंगे छत्तीसगढ़ मैदान की तो राजहरा पहाड़ियाँ इसकी सीमा का निर्धारण करता है। तो महानदी बेसिन को हम लोग समझे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा की उच्च भूमि या गढ़जात पहाड़ियाँ। अब उड़ीसा की उच्च भूमि की हम लोग बात करेंगे, गढ़जात पहाड़ियों की बात करेंगे तो उत्तर में यह छोटा नागपुर, पश्चिम में महानदी बेसिन, दक्षिण पूर्व में इसके दक्षिण में इसके पूर्वी घाट हो जाएगा यहाँ से, और पूरब में यह उत्कल तट के सहारे विस्तृत है। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि उत्तर में छोटा नागपुर, पश्चिम में महानदी बेसिन, दक्षिण में पूर्वी घाट और पूरब में उत्कल का मैदान। उत्कल मैदान के सहारे यह विस्तृत है। ये इसकी चौहद्दी हो गई। और इसके निर्माण की हम लोग बात करेंगे तो आर्कियन काल के ग्रेनाइट, नीस और चुंबकीय चट्टानों से यह निर्मित है। मलयगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1169 मीटर। और मेघसानी की ऊंचाई कितनी है? 1157 मीटर इसके प्रमुख शिखर हैं। किसके? उड़ीसा की उच्च भूमि या गढ़जात पहाड़ियों की। इसके साथ साथ गोंडवाना, तालचर, बराकर और कमाड़ी इस प्रदेश की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। गोंडवाना, तालचर, बराकर और कमाड़ी किसके हैं? गढ़जात पहाड़ियों के मुख्य प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। दंडकारण्य की अब हम लोग बात कर लें। दंडकारण्य का क्षेत्र, जिसे बाबा तुलसीदास ने भी दंडक वन की बात की है, तो दंडकारण्य क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लगभग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 79,078 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मल्कानगिरी का पठार स्थित है। और इस श्रेणी की प्रमुख विशेषता क्या है कि बैलाडीला श्रेणी में स्थित अबूझमार पहाड़ियां, जो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं, इसी क्षेत्र का अंग है। किसका? दंडकारण्य का। दंडकारण्य का बैलाडीला श्रेणी में अबूझमार पहाड़ियां हैं जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तेलंगाना के पठार की बात करेंगे। तेलंगाना का पठार, ठीक इसके नीचे तेलंगाना का पठार है, तो इसकी लोकेशन की हम लोग बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट हो जाएगा और यहाँ पर दंडकारण्य हो जाएगा। इसके पश्चिम में हमें महाराष्ट्र का पठार मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना की, तो यहाँ धारवाड़ एवं कुड़प्पा शैलें पाई जाती हैं। गोदावरी बेसिन में गोंडवाना क्रम की शैलें भी विद्यमान है। किसमें? तेलंगाना पठार में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कर्नाटक के पठार की बात करेंगे। ये कर्नाटक के पठार की स्थिति है, ये कर्नाटक का पठार, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह पठार कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग तक विस्तृत है और इसमें आर्कियन से लेकर के धारवाड़ शैलों की प्रमुखता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर है। और इसी में कर्नाटक पहाड़ में बाबा बुदन पहाड़ियों में स्थित मुल्यानगिरी 1925 मीटर सर्वोच्च तथा दूसरी कुद्रेमुख 1892 मीटर इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मुल्यानगिरी और दूसरी कुद्रेमुख। और ये दोनों किसमें
स्थित है बाबा बुदन पहाड़ियों में, और बाबा बुदन पहाड़ी किसका हिस्सा है? कर्नाटक पठार का। किसका हिस्सा है? कर्नाटक पठार का। यहाँ से मुल्यानगिरी और कुद्रेमुख की यह लोकेशन हम लोगों को मिलती है। इसको हम लोग पश्चिमी घाट में भी पढ़ते हैं, इन दोनों चोटियों को। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके उत्तरी उच्च भाग को मलंद तथा दक्षिणी उच्च भाग को मैदान या मैसूर का पठार कहते हैं। इसका जो उत्तरी भाग है इसको मलंद कहते हैं, और यहाँ जो दक्षिणी भाग है इसको मैसूर का पठार भी कहते हैं। और बड़ी चीज ये है कि यहाँ एक ग्रीष्मकालीन सैरगाह स्थित है। वो कौन सी है? तो कावेरी और तुंगभद्रा से अपवाहित क्षेत्र जिसका नाम है नंदी घाट। नंदी घाट ग्रीष्मकालीन सैरगाह कहाँ है? कर्नाटक पठार में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। दक्कन के पठार में अगला है तमिलनाडु का पठार। यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु के तटीय मैदानों के बीच स्थित है, और इसे दो भागों में, पहला तमिलनाडु पहाड़ियां और दूसरा कोयम्बटूर या मदुरै उच्च भूमि में वर्गीकृत किया गया है। तमिलनाडु पहाड़ियों में हम लोग बात करते हैं, जवादी, शेवराय, कलरायन तथा पंचमलाई की पहाड़ियां स्थित हैं। जवादी, शेवराय और पंचमलाई की पहाड़ियां ऐसे एक श्रृंखला में हम लोगों को मिलती हैं। यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों तक ये धीरे धीरे विस्तार इनका होता चला जाता है, और उच्च भूमि में वेगाई एवं ताम्रपर्णी बेसिन प्रमुख है। कोयम्बटूर और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पाल घाट दर्रा है, जिससे पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी गायत्री नदी तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली नदी, यहाँ तमिलनाडु से केरल को जोड़ने वाली जो नदी है वो किससे बहती है? पाल घाट दर्रा से होकर के बहती है, और इसका अपवाह तंत्र क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ तक तमिलनाडु पठार के बारे में हम लोग समझ लिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग समझेंगे। पश्चिमी घाट की लोकेशन हम लोग देख लें कि यहाँ से लेकर के पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ तक होता है, और इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। तो जब हम लोग पश्चिमी घाट को संरचनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, एक श्रृंखला के रूप में हमें पहाड़ दिखाई देते हैं। वस्तुतः इसको जब हम परिभाषागत के रूप में देखेंगे तो संरचना की दृष्टि से तो यह एक इकाई है, लेकिन वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है यह, बल्कि क्या है? एक भ्रंश कगार है। और इसका विस्तार कहाँ से है? तो ताप्ती के मुहाने से, यानी सह्याद्री से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और लंबाई कितनी है? तो 1600 किमी लंबा है। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? जब औसत ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। उत्तर की यदि हम लोग बात करेंगे, उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो उत्तर में क्या है कि 50 किमी उत्तर में इसकी जब चौड़ाई की हम लोग बात करेंगे तो 50 किमी, और जैसे जैसे यह दक्षिण में बढ़ता जाता है इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। 60 से 80 किमी यह चौड़ा होता जाता है, 60 से 80 किमी चौड़ा है। और यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा जलप्रपात, जिसको हम लोग कहते हैं, या जोग जलप्रपात, सरस्वती नदी पर स्थित है। और पश्चिमी घाट की चोटी कुद्रेमुख 1892 मीटर, पुष्पागिरी 1714 मीटर, कलसूबाई 1646 मीटर, सलहर 1567 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर पश्चिमी घाट की मुख्य चोटियां हैं। कुद्रेमुख के बारे में हम लोग देखे थे कि बाबा बुदन पहाड़ियों में यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है, लेकिन जब पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी की बात करता है तो यहाँ हम लोग दोद्दा बेटा की बात करेंगे। ठीक, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और नीलगिरी पर्वत पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम है। यहाँ बेसिकली नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है। यह इसको हम लोग नीलगिरी पर्वत के रूप में देखते हैं, लेकिन बेसिकली यह एक पर्वत ग्रंथि है जो पूर्व और पश्चिम से आकर के मिलने वाली पहाड़ियों का एक संगम स्थल है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसके कई प्रश्न भी हैं। तो पाल घाट से दक्षिण एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है जिसे अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। पाल घाट से दक्षिण में अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यहां तक हम लोग समझ लिए।
उत्तर से अन्नामलाई पहाड़ी, यहाँ उत्तर से अन्नामलाई पहाड़ी, पूर्व से पलनी पहाड़ी और दक्षिण से इलायची पहाड़ियों के मिलने से अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है। एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि उत्तर से कौन सी पहाड़ी आकर के मिलती है, तो उत्तर से अनाईमुड़ी, पूर्व से पलनी पहाड़ी और दक्षिण से इलायची या कार्डामम पहाड़ियों के मिलने से यहाँ अन्नामलाई पर्वत ग्रंथि का, अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है। और कार्डामम पहाड़ियों के दक्षिण नागरकोयल की पहाड़ियां विद्यमान है। यहां तक अब हम लोग समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। पूर्वी घाट की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट की लोकेशन हम लोग देखे थे, इस तरीके से कटा फटा है। और कटा फटा होने का एक कारण यह भी है, जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से नर्मदा, रिफ्ट वैली और ये ताप्ती नदियाँ, लेकिन यहाँ कई नदियों का अपवाह है, कई नदियों ने इसको काटा है। ये खैर डेल्टा प्रदेश हमारा ये मैदानी इलाका हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ करके बात करेंगे। यहाँ से हम लोग जब चर्चा करेंगे पूर्वी घाट से, तो हम लोग देखेंगे कि बीच बीच में यह काफ़ी कटा फटा है ऐसे। तो ये बेसिकली इसके चौहद्दी की हम लोग बात करेंगे कि पूर्वी घाट, ये इसका जो संरचनात्मक निर्माण है वह पश्चिमी घाट की तरह श्रृंखलाबद्ध नहीं है, बल्कि कटा फिटा है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो इसकी सीमा निर्धारण की बात कर लें तो पूर्वी घाट दक्कन के पठार की, यानी कि इस पूरे पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण यह पूर्वी घाट करता है। तटीय मैदान को भी हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को छोड़ रहे हैं। ठीक, महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से और दक्षिण पश्चिम दिशा तक यह कितना फैला हुआ है, 1300 किमी लंबा यह क्षेत्र नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है, नीलगिरी पर्वत ग्रंथि तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 615 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी है, तो उत्तर में 190 किमी और दक्षिण में 75 किमी। हम लोग देखे थे कि पश्चिमी घाट की उत्तर में चौड़ाई कम थी, दक्षिण में चौड़ाई इसकी बढ़ती गई। लेकिन पूर्वी घाट की बात जब हम लोग करेंगे तो उत्तर में ज़्यादा चौड़ा है और दक्षिण में यह चौड़ा कम होता जाता है, दक्षिण में यह सकरा होता जाता है। दूसरी बात कि यह बिलगित पर्वत श्रेणियों का एक समूह प्रतीत होता है, जिसे हम दक्षिण से हम लोग जब बात करेंगे बिलगित, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर एक श्रृंखलाबद्ध नहीं है, अलग अलग हैं। तो दक्षिण से जब उत्तर हम लोग चलते हैं तो नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जाबादी और शेवराय पहाड़ियों के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि, पालकोंडा, नल्लामलाई, जाबादी और शेवराय के नाम से इस पूर्वी घाट को हम लोग पहाड़ियों में अलग अलग करके जानते हैं। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो विशाखापट्टनम है। ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर। इसको अरोया कोंडा भी कहते हैं। दक्षिणी पहाड़ियों पर इसकी खासियत क्या है कि इसके दक्षिणी पहाड़ियों पर सागवान और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और चंदन वन के लिए विख्यात मेलागिरी पहाड़ी कावेरी व पेन्नार नदियों के बीच स्थित है। चंदन वन के लिए विख्यात कौन सी पहाड़ी है, मेलागिरी। और यह कहाँ स्थित है, तो यह कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में स्थित है। कावेरी नदी पूर्वी घाट को काटकर होजेकल जलप्रपात बनाती है। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में, सरस्वती नदी पर हम लोगों ने देखा था। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं होजेकल जलप्रपात के बारे में। और यह किस पर है, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी क्या करती है कि पूर्वी घाट को काटती है और होजेकल जलप्रपात बनाती है। यहाँ के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मेघालय पठार पर बात करेंगे। मेघालय का जो पठार है, यहाँ पूर्वी इलाका जो मालदा गैप से अलग होता है, इसकी हम लोग बात कर लें तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही भाग है, जो मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। और इस समतल पठार का क्षेत्रफल कितना है, 35,291 वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है, 610 से 1830 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। इस पठार पर प्री कैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनुलाइट आदि शैलों के ऊपर टर्शियरी काल की शैल पाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि इस पठार का धरातल बहुजनिक है। यानी कि इसका धरातल बहुजनिक का मतलब कि इसमें कई तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, परत दर परत कई चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे
प्री कैम्ब्रियन काल की भी चट्टानें पाई जाती हैं और इनके ऊपर टर्शियरी काल की भी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये बहुजनिक हुआ, बहुजनिक के रूप में इसकी चट्टानों को हम लोग जानते हैं। और इस पठार के पश्चिम में यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं गारो, खासी और गारो पहाड़ियाँ, पूर्व में खासी पहाड़ियों के चर्चा करेंगे और जयंतिया, मिकिर तथा रंगमा पहाड़ियाँ हैं। यानी कि इस पठार का जो पश्चिमी भाग है, इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ी, इसके पश्चिम में यहाँ ये गारो पहाड़ी है और पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो खासी, जयंतिया, मिकिर और रंगमा पहाड़ियाँ हैं। मेघालय पठार की यह लोकेशन है। ठीक, शिलांग शिखर इस क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है और तथा नाकरेक चोटी गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। शिलांग शिखर की हम लोग बात करेंगे तो यह सर्वोच्च शिखर है किसका, इस क्षेत्र का, इस पठार का। और नाकरेक चोटी यदि पूछा जाता है कि गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो क्या कहलाएगा, गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है नाकरेक चोटी। विश्व के सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिनराम यहीं स्थित है। तो यहाँ मेघालय पठार के विभाजन के बारे में हम लोग समझ लिए। अब प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर शुरुआत में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अब उन प्रश्नों की हम लोग बात कर लें। पहला प्रश्न यह है कि सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, भ्रंशोत्स, अवशिष्ट, बलित या ज्वालामुखी। तो अब बात यह आती है कि जब प्रश्न उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप कमेंट करके हमें सूचित कर सके, या आप अपने आप को भी, ये आपकी जिज्ञासा है, जिज्ञासा को भी शांत कर सकें, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ प्रश्न है सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो सही आंसर होगा इसका भ्रंशोत्स। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलेंगे तो ये रिवीजन होता चला जाएगा। अब तक की जितनी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से हमने सीखा कितना, यह पुनरावृत्ति क्लास ही हम लोगों को ये बताएगी। ये प्रश्न उत्तर का जो सेशन है यही हमें स्पष्ट करेगा कि हमने कितना सीखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। प्रश्न है कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़, पारसनाथ, पंचमढ़ी या महाबलेश्वर। ठीक, तो यहां इसका आंसर होना चाहिए पारसनाथ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो दर्रा स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या गोरान घाट। तो गोरान घाट तो आबू पर्वत और माउंट आबू और गुरु शिखर को अलग करता है गोरान घाट, तो गोरान घाट का तो विकल्प खत्म हो गया। अब नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा स्थित है उसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग पाल घाट की बात करते हैं जहाँ से गायत्री नदी पश्चिम वाहिनी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, दुद्दा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ या कोडाईकनाल। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहाँ तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात जब होगी तो दुद्दा बेटा आएगा। ठीक, आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सर्वोच्च शिखर की बात कर रहा है, अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर, दुद्दा बेटा, महेंद्रगिरी। तो सबसे आसान प्रश्न है ये, मुझे लगता है कि सबके पास इसका आंसर होना चाहिए, और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, नीलगिरी, पालकोंडा, अन्नामलाई या इलायची। पश्चिमी घाट से कौन सी चोटी संबंधित नहीं है, तो नीलगिरी भी संबंधित है, अन्नामलाई भी है और इलायची पहाड़ियां भी हैं, लेकिन पालकोंडा जो है, पालकोंडा दक्षिण ये पूर्वी घाट की तरफ ये बढ़ती चली जाती है। नीलगिरी, पालकोंडा, जावादी, शेवरा ये पूर्वी घाट के बिलगित पर्वत श्रृंखलाओं में से ये आती हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, ठीक है, यह त्रिभुजाकार है, यह भी ठीक है। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित हैं, यह भी ठीक है। और लास्ट है कि इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है, क्या यह सही बात है, तो इसका ये असत्य है, अतः आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला, यूपी पीसीएस 96 में पूछा था, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला के बारे में बात कर रहा है। तो दक्षिणतम पर्वतमाला की हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ
कार्डामम पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियों की हम लोग बात करते हैं, और इसके दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां मिलती हैं। तो आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 94, 99, 2006 और RAS 2006 में भी पूछा था कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। नाम दिया है हिमालय। तो इसमें ये अनडाउटली हम लोग जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो सही आंसर हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है? शिलांग का पठार, लावा का पठार, मैसूर का पठार, पश्चिमी घाट की दक्षिणावर्ती पहाड़ियां। तो हम लोग जानते हैं कि जब दक्कन प्लेटो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उत्तर से जब दक्षिण की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होती है? क्रमशः बढ़ती जाती है, और यहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है। तो शिलांग का पठार सबसे ऊंचा है, लावा का पठार सबसे ऊंचा है, मैसूर का पठार या पश्चिमी घाट की दक्षिणावर्ती पहाड़ियां। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपको यदि याद होगा तो आज की कक्षा में हम लोग किसकी ऊंचाई कितनी है उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे, तो आप उसके आधार पर इसका आंसर देंगे। और दूसरा तथ्य यह है कि जब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो शिलांग का पठार बहिर्शाही भाग है, लावा का पठार, इसके बाद मैसूर का पठार और पश्चिमी घाट की दक्षिणावर्ती पहाड़ियां ही सबसे ऊंची होंगी। यहाँ गेस करने की भी बात है, तो यहाँ उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अनडाउटली यहाँ हिमालय पर्वत से लगा हुआ, यदि शिवालिक यहाँ दिया हुआ है तो हमें अनडाउटली शिवालिक को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हिमालय खुद नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी शिवालिक श्रेणी सर्वथा नवीन है, अतः उत्तर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है? यूपीपीसीएस मेंस 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, सह्याद्री में है, इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी में या अन्नामलाई में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अन्नामलाई में अनाईमुड़ी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? यह प्रश्न IS 1994 यूपीपीसीएस मेंस 2002 में पूछा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती? तो यह तो पहले ही गलत हो गया। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती ये कुछ हद तक ठीक है। नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती और सतपुड़ा ये गड़बड़ है, क्योंकि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती बहती है। ये हमको यदि याद है तो हम सही आंसर ढूंढ लेंगे, क्योंकि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती बहती है। तो यहाँ 3 तो ये सही हो गए, और नर्मदा के उत्तर में क्या है? विंध्याचल है, क्योंकि यह मैकाल ठीक है। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, तो 13 का आंसर बी सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कथन है कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, सही है, वास्तविक पर्वत नहीं है। तो पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का पश्चिमी कगार है। अब यहां पर देख लीजिए, यह वास्तविक पर्वत नहीं है तो क्या है? तो पश्चिमी घाट वर्तमान में उत्क्षेपित पठार का खड़ा कगार है, यह बिल्कुल सही है, और ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये जब वास्तविक पर्वत नहीं है, यह पठार का ही एक भ्रंश कगार है, जो कि यहाँ पर इसके कारण में बताया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछ रहा है। तो अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियां और इलायची पहाड़ियां। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इधर से अन्नामलाई, पालनी और इलायची पहाड़ियों के मिलने से क्या है? ये पर्वत ग्रंथि का निर्माण हुआ है, अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि का। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा 15 का, कि 1, 2 और 3। यहां से उत्तर से अन्नामलाई, पूर्व से पालनी पहाड़ियां और दक्षिण से इलायची पहाड़ियां। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो निश्चित रूप से सबसे दक्षिण में तो पाल घाट है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा?
जब सबसे दक्षिण में पाल घाट पाया जाता है तो पाल घाट 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो कट गया, अब इसी की बात करेंगे। तो यहां हम लोग देखते हैं कि भोर घाट सबसे, ये थाल घाट सबसे उत्तर में और पाल घाट सबसे दक्षिण में। तो सही उत्तर हमारा 16 का ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कयाल निम्न में से क्या है। कयाल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केरल के तट पर मिलने वाला यह लैगून है, इसको हम लोग कयाल के रूप में जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा था 1998 में कि भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीन कौन सा है। तो इसका सही आंसर अनडाउटली प्रायद्वीपीय पठार ही होगा। इसका उत्तर सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे, तो कौन सी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई, पालनी और इलायची पहाड़ियां। तो हम लोग बात किए थे कि नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ियां सही आंसर होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। यूपीपीसीएस 2007 का यह प्रश्न था। आंख बंद करके गुजरात नहीं करना है क्योंकि गुजरात ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, और जब गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो क्या हमारा सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। बीपीएससी 2007 में यह प्रश्न पूछा था। तो पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। ब्लैक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अवशिष्ट पर्वत और ब्लैक पर्वत में से क्या होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यह भ्रंश कगार है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में यह प्रश्न पूछा था। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक, तो दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में जब हम लोग चर्चा किए थे तो हम लोगों को यह पता है कि इसका विस्तार पूरब में है, यानी कि, और पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य हमारा पड़ता है, उड़ीसा। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में दंडकारण्य अवस्थित है। सही उत्तर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं या किस राज्य में स्थित हैं। मेघालय, असम, सिक्किम और झारखंड की बात कर रहा है। किसमें स्थित हैं, तो झारखंड तो नहीं है, मेघालय, असम और सिक्किम की बात, यानी पूर्वोत्तर राज्य की ही हम लोग बात करेंगे। मिकिर और रंगमा पहाड़ियों की जब बात आती है तो यहाँ सीधे सीधे हमारा उत्तर हो जाता है असम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। आईएएस 2001 में यह प्रश्न था। 307 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष और 670 मिलियन वर्ष। सही आंसर इसका है 570 मिलियन वर्ष अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत का यह क्या है, बहिर्शाही भाग है। तो सही आंसर हमारा ये होगा। बीपीएससी 97 में, 1997 में यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आरएस 2006 में पूछा गया था कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो सबसे नवीनतम कौन सी होगी, अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकोई श्रेणियों की यहाँ बात हो रही है। तो सबसे, चूंकि यहाँ इन तीनों की हम लोग बात करेंगे तो यह कहीं ना कहीं मुख्य भूभाग की है, लेकिन पटकोई श्रेणियों को जब हम पढ़ते हैं तो पटकोई श्रेणियां किसमें आती हैं, हिमालय के पूर्वी पहाड़ियों में पटकोई श्रेणियों का नाम आता है। इसका मतलब कि हिमालय हमारा नवीनतम भाग है पर्वत में। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है और उसी का भाग क्या है, ये पटकोई श्रेणियां हैं। तो 26 का डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनडाउटली अनाईमुड़ी पर हम लोग निशान लगाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का जो कुट्टानाड या कुट्टानाडु है यह प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, लैगून के लिए हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। 28 का ए हमारा सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित जो पहाड़ी है वो हम लोग नीलगिरी पहाड़ी को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ से कर्नाटक और केरल और इधर से जब हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की, और यहीं पर नीलगिरी स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पटकोरी पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर रहा है कि पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, वो कौन सा है? तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ देखेंगे कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तो इनसे संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा इससे संलग्न नहीं है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? सीधी सीधी बात है, यूपी पीसीएस मेंस के 2015 में पूछा था। अब बात आती है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को तो हम लोग नीलगिरी के रूप में जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु हैं। लेकिन अब यहाँ पर अन्नामलाई, अक्षाम्बू, बिलीगिरी, रंगा पहाड़ियां, तो अब जब नीलगिरी नहीं है तो उसका जो मिलन स्थल है, एक्चुअल मिलन स्थल बिलगिरी, रंगा पहाड़ियां हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। पीसीएस मेंस 2015 में यह प्रश्न पूछा है। ठीक, कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे उत्तर में पीर पंजाल पहाड़ियां आएंगी। तो सबसे उत्तर में यदि पीर पंजाल, ट्रिक लगाना है यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ यदि इनके बारे में हम नहीं भी जान रहे हैं तो यहाँ हमको यह जानना पड़ेगा कि पीर पंजाल पहाड़ियों का जो अक्षांश देखा जाएगा तो सबसे उत्तर में पीर पंजाल पहाड़ियाँ आएंगी। तो जैसे ही पीर पंजाल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल पहाड़ियाँ सबसे लास्ट में होना चाहिए, और सबसे लास्ट में पीर पंजाल पहाड़ी कहीं नहीं है, केवल एक जगह है। यानी कि यहाँ केवल यह जानना चाहता था कि आप पीर पंजाल पहाड़ी के विषय में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी दक्षिण में सतमाला, उसके बाद कैमूर, फिर नागा पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में। अब यहाँ पर अक्षांश की बात हो रही है, उसके बाद पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? निश्चित रूप से इसके लिए एक ही ऑप्शन हम लोग चुनेंगे और वो राजस्थान। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लें, ये इसका पश्चिमी भाग हो गया। ठीक, ये पूर्वी भाग, और पश्चिमी भाग का जो ये उत्तरी तटीय भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोंकण घाट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कोंकण तट, सही आंसर हमारा क्या होगा? कोंकण तट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, एक तरफ राज्य दे दिया है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर यदि हमें कोई भी चोटी नहीं पता है, लेकिन यहाँ एक चीज अलग कर दिया है, वो क्या है कि यहाँ उत्तराखंड और नंदा देवी की बात किया है। तो यहाँ पर हमें बाकी और कुछ याद हो या ना हो, लेकिन उत्तराखंड से थोड़ा सा अलग हट करके यहाँ नंदा देवी की हम लोग बात करेंगे। तो नंदा देवी उत्तर में स्थित है, और नंदा देवी उत्तर में स्थित है तो इसका संबंध किससे होगा? उत्तराखंड से होगा। अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि ये सी का 2 किस ऑप्शन में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि सी का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी में कहीं नहीं है। तो
बाकी में कहीं नहीं है, और यह यूनिक ट्रिक है जिसको कि हम यदि समझ लिए तो इस तरीके के प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। कभी कभी प्रश्न का उत्तर उसी में छुपा रहता है, हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हमें ढूंढना क्या है। तो जैसे ही सी का दूसरा हमने देखा उत्तराखंड, बाकी हमको कुछ पता ना हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो उत्तराखंड में ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि नंदा देवी स्थित है, ये हमको पता है, इतना हमको याद है। तो बाकी अब हम देखेंगे कि सी का दूसरा और कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कहीं नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और ऑप्शन सी के हिसाब से केरल में अनाईमुड़ी 1-3, नागालैंड में सारामती, और उत्तराखंड में नंदा देवी, और तमिलनाडु में दोद्दाबेट्टा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस तरह से आज तीसरी कक्षा हम लोगों की संपन्न हुई प्रश्नोत्तर अभ्यास के साथ ही। फिर हम लोग आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।